हाय एवरीवन, आपका मेरे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज विद डाइल्यूशन? ए कंडक्टेंस, बी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सी सेल कांस्टेंट या फिर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम डाइल्यूशन का और इनका रिलेशन देख लेते हैं, इनके साथ रिलेशन होता क्या है। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंडक्टेंस की। जो कंडक्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो आपका डाइल्यूशन के। अगर आप डाइल्यूशन करते जाते हैं, या हम कह सकते हैं जब आप एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो जो वॉल्यूम है उस सॉल्वेंट का वो इंक्रीज होता रहता है। अब इससे होगा क्या प्लस पॉइंट, एक तो इससे आपके जो आयंस हैं वो मूव करना लग जाएंगे मोर फ्रीली। दूसरा क्या होगा, आपके रिड्यूस हो जाएगी उनके बीच की इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ओके, अब ओवरऑल होगा क्या, आपकी इससे मोबिलिटी बढ़ जाएगी, मीन्स स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, उस सॉल्यूशंस में आयंस की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। तो डाइल्यूशन से तो हमारी क्या हो रही है, कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ओके। हमें तो बताना है कि कौन सा ऐसा है जिसे डाइल्यूशन करने पे वो चीज़ डिक्रीज हो। तो कंडक्टेंस तो इसका आंसर हो नहीं सकता, ये तो डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, हम सेकंड देख लेते हैं, हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसकी डेफिनेशन एक्चुअल में कहती क्या है, वो कहती है कि जो हमारा कंडक्टेंस होता है वो हम मेजर करते हैं यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम उस सॉल्यूशन का, राइट। यानी हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस में कंडक्टेंस देखते हैं, हम पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में देखते हैं। अब इसे ऐसे समझिए कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने 2 लगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल कर। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, अगर मैं बात करूँ, अगर सपोज करो हमने इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन कर दिया इलेक्ट्रोलाइट, ये बात कर रहा है यूनिट वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है हमारा, ml में, या फिर आप बोल सकते हो लीटर में, या फिर आप बोल सकते हो सेंटीमीटर क्यूब में। अभी जो सेंटीमीटर क्यूब है ये क्या बता रही है, आपके वॉल्यूम को बता रही है, लेंथ ब्रेथ हाइट। ओके, और कितने में बता रही है, यूनिट। यानी अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर एक एरिया, पर्टिकुलर 1 ml की बात करूँ, या फिर बात करूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर को मैंने ले लिया, इतना पार्ट मैंने ले लिया। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में सपोज करो आपने स्टार्टिंग में आयंस की अमाउंट यहाँ पे 10 थी, ठीक है, इस पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, आपके पास आयंस की अमाउंट थी 10। जैसे आपने उसमें डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन से होता क्या है, सोलवेंट की अमाउंट बढ़ती है। तो जैसे सोलवेंट की अमाउंट बढ़ेगी तो होगा क्या, आयंस फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, इंटर आयनिक अट्रैक्शन घट जाएगी। तो अब आप देखोगे उस पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपकी अमाउंट जो आयंस की थी वो घट के आपकी 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, या मीन्स कहने का मतलब है कि वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप जब भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करेंगे वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डाइल्यूशन के, क्योंकि हम यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम में होता यही है कि आपके आयंस की संख्या होती है वो घट जाती है पर यूनिट वॉल्यूम में, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारा घट जाता है जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
अब हम साथ के साथ सी को भी डिस्कस कर लेते हैं, ये क्यों नहीं बन रहा। ओके ओके, तो थर्ड पॉइंट जो हमारा है सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट को हम जी स्टार से डिनोट करते हैं। ओके, ये इक्वल्स टू होता है लेंथ पर यूनिट एरिया। ये मैंने जो सॉल्यूशन लिया था अपर, इस सॉल्यूशन में जो दो रोड मैंने लगाई थी, एक तो ये जो रोड है ये जितना एरिया कवर करेंगी वो तो ये हो गया। ओके, इन दोनों रोड के बीच की जो लेंथ होगी एल, ये एरिया हो गया जो रोड ऑक्यूपाई करेंगी, और इन दोनों रोड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी एल कहलाएगी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। अब ये सेल कांस्टेंट क्या बोलता है कि ये बोलता है कि ये एक तो इंडिपेंडेंट होता है, पेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के। आप इस कंटेनर में जो भी सॉल्यूशन ले रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें जो पोर्शन आ रहा है उसके सेल पोर्शन के फॉर्मूले में वो आप देख रहे हो कि सिर्फ लेंथ आ रहा है और एरिया आ रहा है, सिर्फ ये दो ही चीज़ें आ रही है, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन चाहे आप कैसे भी डालो उस पर वो डिपेंड करता ही नहीं। सेकेंड, कि आप उसकी कंसेंट्रेशन कितनी भी लो उस पर भी वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। कंसेंट्रेशन की क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो सेल कांस्टेंट है वो, जिसे हम जी स्टार से डिनोट करते हैं, वो चेंज ही नहीं होगा। कह सकते हैं नॉट चेंज विद द डाइल्यूशन। ओके, तो हमने ये तीन ऑप्शन देख लिए हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये इसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं सेकेंड। द यूनिट्स ऑफ सेल कांस्टेंट आर ए पर ओम पर सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी पर सेंटीमीटर, डी पर ओम सेंटीमीटर। ओके, अभी हमने एक फॉर्मूला हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पर यूनिट एरिया के। ओके, अब इसको मैं आगे सोल्व करूँ तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको हटाएंगे तो हमारा एक आएगी, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो से हम डिफाइन करते हैं। ओके, लेंथ पर यूनिट एरिया एज इट इज। ओके, मैं रेजिस्टेंस को इस तरफ ले जाऊं और रेजिस्टिविटी को इस तरफ ले जाऊं तो हमारा ये हो जाएगा एक दूसरे के इनवर्स। ओके, ये 1/रो इक्वल्स टू 1/r इंटू लेंथ पर यूनिट एरिया। 1/रो को हम बोल सकते हैं कापा, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, इक्वल्स टू 1/r हो जाएगा हमारा कंडक्टेंस। ओके जी, और ये जो हमारी L/A है यही हमारा होता है जी स्टार, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया। जी स्टार ही हमारा क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। ओके, अब हमें निकालना क्या है, इस जी स्टार की यूनिट निकालनी है हम। ओके, जी स्टार इक्वल्स टू L/A, लेंथ ओके सेंटीमीटर। अगर यहाँ ये मीटर में डाटा देता तो हम मीटर के अकॉर्डिंग प्रोसीड करते, यहाँ पे ये सेंटीमीटर है तो इसे सेंटीमीटर में हम वो करेंगे। तो लेंथ हमारी सेंटीमीटर में हो गई, एरिया हमारा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कोर्स। तो इसके सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो हमारा 1 सेंटीमीटर बचेगा 1/सेंटीमीटर। अब इसको मैं और अरेंज करके लिखूँ तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो वी आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी आर। ऑप्शन हमें गिवन है, ए पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल, बी ओम मीटर स्क्वायर पर मोल, सी पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल, डी पर ओम स्क्वायर पर मोल मीटर स्क्वायर। जो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है कापा डिवाइड बाय मोलैरिटी इनटू 1000। ये 1000 हम तब मल्टीप्लाई करते हैं जब हम मोलर कंडक्टेंस की यूनिट लेते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
पर मोल, राइट। ओके, मोलर कंडक्टेंस का अगर हम ऐसे यूनिट की फॉर्म में लिखें, कप्पा डिवाइड बाई 1000 इन मोलैरिटी, ये हम तब यूज करेंगे जब हमारा मोलर कंडक्टेंस की यूनिट होगी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। ओके, अब हमें तो यूनिट निकालनी है। अब यूनिट कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे इस डेरिवेशन से, ये हमारा कैसे आया, ठीक है। ओके, तो जो मोलर कंडक्टेंस है वो हम लिखेंगे कप्पा बाई एम होता है। ओके, अब जो कप्पा की यूनिट होती है वो देखेंगे हम। कप्पा की यूनिट होती है, अगर हम उसे मीटर में करना चाहते हैं तो साइमन पर मीटर, राइट। ओके, साइमन पर मीटर लिखें या फिर हम लिख सकते हैं पर ओम पर मीटर, राइट। यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ पर ओम इक्वल्स टू साइमन, राइट। ओके, अब डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, राइट। ओके, अब लीटर का भी मैं कन्वर्जन लिख देता हूँ, 1 लीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे साइमन एज इट इज, मीटर क्यूब यहाँ नीचे आ गया, सॉरी पर मीटर यहाँ नीचे आ गया, ऐसे लिख दिया। ओके, ये यहाँ डिवाइड भी है ऐसे, मोल पर लीटर। ओके, इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं, साइमन मीटर, इसको ऐसे किया, ये हो गया लीटर पर मोल। ओके, अब आगे नेक्स्ट साइमन मीटर, आगे लीटर का हमने कन्वर्जन यहाँ लिख रखा है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब डिवाइड बाय मोल, राइट। ओके, अब 10 की पावर -3 को मैं नीचे ले आऊँगा, साइमन 1000 इंटू मीटर क्यूब डिवाइड बाय मोल। अब 1 मीटर से इसका 1 मीटर कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, ये साइमन एज इट इज, ये मीटर स्क्वायर, ओके, ये इनटू मोल पर में है, मतलब डिवाइड में है तो हम इसको ऊपर ले आएंगे तो ये पर मोल। और यहाँ पे जो 1000 दिख रहा है ये आपको पता चल गया ये कैसे है। ओके, ये देखो ये हमने यहाँ यूज किया था, तो इसलिए जब भी आप मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला यूज करोगे, जब आपकी ये वाली यूनिट होगी तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपकी ये वाली मीटर वाली यूनिट यूज होगी तो आप ये 1000 को आप डिवाइड में लगाएंगे तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आपने इसकी यूनिट निकाली, आपको देख ली है, साइमन इनटू मीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, अब हम इस यूनिट को देख लेते हैं हमारी कौन सी बनती है, पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। What happened when a copper rod is dipped in ferrous sulfate solution? ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ए आयरन पीपीटी, ओके प्रेसिपिटेट, बी कॉपर का प्रेसिपिटेट, सी नो रिएक्शन, डी नन ऑफ द अबव। इसको करने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में एक बार लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि वो कैसे आपको प्रोसीड करना है। सो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे हम ये हाइड्रोजन लिख रहा होगा, ये हाइड्रोजन हम एज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं या नोबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जिसको हम SHE के नाम से भी जानते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी हम वैल्यू स्टैंडर्ड 0 मान के चलते हैं। इसके रेफरेंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं स्टैंडर्ड वाला। ओके, अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो इंक्रीज होता रहता है और वो वैल्यू होती है हमारी नेगेटिव में। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारी नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। अब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो क्या बता रहा है कि आपका ऑक्सीडेशन बता रहा है कि वो कितनी जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहता है। या तो आप ऑक्सीडेशन बोलो या बोल सकते हो कि कितनी जल्दी वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, या आप इसके रिस्पेक्ट में बोल सकते हो कि वो उस एलिमेंट का वो क्या बता रहा है
रिड्यूसिंग एजेंट बता रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो सामने वाले का रिडक्शन करे और खुद का ऑक्सीडेशन करे। ठीक है, ओके। इसकी बजाय आपको लिखा मिल सकता है रिडक्टेंट। रिडक्टेंट, रिडक्टेंट का मतलब क्या है? REDUC, यहाँ तक हो जाएगा रिड्यूसिंग, एंड का मतलब हो जाएगा आपका एजेंट। तो आपको इस फॉर्म में मिल सकता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, कैसी भी फॉर्म हो। इन सब का मतलब क्या है कि वो अपने आप ऑक्सीडेशन होना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज होने चाहते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। ओके, अब सिमिलरली बात कर लेते हैं हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, जो जितना नीचे की तरफ जाएगा उतना ही क्या होना चाहता है, वो रिड्यूस होना चाहता है। अब रिड्यूस होना चाहता है तो या तो वो रिड्यूस फॉर्म लिखेगा, या वो रिडक्शन करना चाहता है इस फॉर्म में लिख सकता है, या फिर वो बता सकते हैं कि उसका क्या होने वाला, कि वो क्या है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, ये लिख सकता है। या फिर वो लिख सकता है ऑक्सीडेंट। भाई यहाँ तक इतना पार्ट हो जाएगा वो XID, ऑक्सीडेशन, एंड का मतलब हो जाएगा एजेंट। तो इन चार फॉर्म में से आपको कोई सी फॉर्म दे तो आप समझ जाना कि वो कहना क्या चाह रहा है, ऑक्सीडेंट, रिड्यूस, रिडक्शन या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब हम अपने क्वेश्चंस पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम कॉपर की रोड को फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन, एक बीकर में ले रखा है एक फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, ये फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें मैं एक रोड डाल देता हूँ जो कि है कॉपर की। अब ये बोल रहा है कि जो कॉपर की रोड है, जैसे ही मैंने फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप की तो उसके बाद क्या होगा, आयरन के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे या फिर कॉपर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे या फिर रिएक्शन ही नहीं होगी। इन सब के बारे में हमें बताना है। अब एक बात आप याद रखिएगा कि अगर मैं रिएक्शन लिखना स्टार्ट करूं कि कॉपर फेरस सल्फेट और आगे ऐसे ये रिएक्शन का निशान लगा दूं मैं कि आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, प्रोडक्ट बनाएगी या नहीं बनाएगी, उसका आप सिर्फ इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू ही बता पाएंगे। तो आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कैसे कर। ओके, तो इसको याद करने का एक तरीका क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो मेरे साथ एक बार देखना आप इसको, ये क्या लिखा हुआ है, लिखो। क्या हो गया, लिखो बाबा सर का नाम, मुझे अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को, ये आगे आगे हो जाएगा, किडनी को निकलवाना है। सुनो पुरानी बात है, यहाँ तक हो गया। ओके, क्या हो गया, सिल्वर पटियाला आया है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाती है। आप इसको एज इट इज ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, अब याद करने के बाद अब आपको करना क्या है, इस सीरीज में जो जिसके जितना ऊपर होगा वो उससे नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है। इस बात को आप याद रखेंगे, जो सबसे ऊपर वो अपने से नीचे वालों को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। ओके, ठीक है, अपने से नीचे वालों को सभी को रिप्लेस कर सकता है। अब जो जितना सबसे ऊपर होगा इसका मतलब वो क्या है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, उसकी वैल्यू नेगेटिव है। वो क्या करना चाहता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है और उसके साथ कनेक्ट हो जाना चाहता है, जो सोल्ट सॉल्यूशन हमें गिवन है। ये हमें फेरस सल्फेट का एक सोल्ट सॉल्यूशन गिवन है। तो कॉपर क्या चाहता है कि अगर वो रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, इस आयरन को रिप्लेस कर देगा और खुद इस सॉल्यूशन के साथ जुड़ जाएगा और इस आयरन को निकाल देगा वहां से और खुद इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये कब होगा, जब ये वाला यहाँ पे जो है ये सोलो, ये आपका रिएक्टिव होना चाहिए। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम देख लेते हैं कॉपर आयरन में से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव। ये रहा यहाँ पे आपका कॉपर। ओके, और आयरन को हम देख लेते हैं कहाँ रहा ये।
आप देख रहे हैं कि जो कॉपर है वो रिएक्टिव होना चाहिए था अगर वो आयरन को रिप्लेस करना चाहता है, पर ये आयरन से तो नीचे है, तो ये नीचे है तो ये तो रिड्यूस होना पसंद करेगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा देने की बजाय। तो कॉपर कॉपर +2 में नहीं जाएगा, और जो आयरन +2 है वो आयरन में नहीं जाएगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ये बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, नो रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी, राइट। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ, रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ, अब मिक्सचर किस चीज का होगा, आयरन ऑक्साइड का होगा Fe2O3 का, या फिर Fe2O3 के साथ आयरन हाइड्रोक्साइड का होगा FeOH3 का, या फिर आयरन खाली ऑक्साइड का होगा, या फिर इसके साथ ये होगा, या फिर ये होगा। इस चीज को हम अब देख लेते हैं कि रस्ट होता क्या है। तो जब भी हम आयरन के टुकड़े को, या फिर आयरन किसी भी फॉर्म में हो आपका, ओके, तो आयरन के जो किसी पीस को हम ओपन मीडियम में रख देते हैं, तो ओपन मीडियम में क्या होगा, ऑक्सीजन होगी और प्लस में मॉइस्चर होगी। अब जो मॉइस्चर है वो क्या है, एक वाटर ड्रॉपलेट ही है, वाटर ही है। तो इन सब के साथ मिल के एक क्या बना लेता है, ब्राउन टाइप की फिल्म बना लेता है, ठीक है। यानी एक केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन से आपका नया प्रोडक्ट बनता है, जो हमें चेक करना है कि वो क्या क्या बना है, ठीक है। ओके, तो हमें सबसे पहले देखना है कि रिएक्शन में हुआ क्या है। बेसिकली ये रिएक्शन क्या है, एक एज ए रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, तो रिडॉक्स रिएक्शन है तो हुआ क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। तो हम देख लेते हैं कि एनोड पे क्या हुआ होगा, कैथोड पे क्या हुआ होगा, ठीक है। ओके, अब जो आयरन का टुकड़ा है, ऑब्वियस सी बात है कि आयरन क्या करेगा, एनोड पे क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन। ओके, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ओके, तो जो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो आयरन है वो क्या करेगा, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, Fe2+ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, जो उसके कॉन्टैक्ट में आई हुई है विद मॉइस्चर के साथ, अब होगा क्या, ऑक्सीजन वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और मॉइस्चर तो है ही अवेलेबल एटमॉस्फेयर में, मतलब पानी। ओके, तो इसके साथ मिलके वो 4 इलेक्ट्रॉन लेके, इसको अगर काउंटर बैलेंस करें, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ पे हम ले लेंगे, और 2 यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, और ये हम बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद ये यहाँ पे क्या बना के दे देगा हमें, 4OH-। अगर हम इस रिएक्शंस को ओवरऑल बैलेंस करें इस केमिकल रिएक्शन को, ये हाफ रिएक्शन है, ये हाफ रिएक्शन है, अब ये जाके पूरी कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, जो कि बनेगी 2 Fe सॉलिड प्लस O2 प्लस 2 वाटर के मोल। अब ये जो एक्चुअल फॉर्म है, जो मैं बताना चाह रहा था कि आयरन जो सॉलिड है, कोई भी एक पीस होगा आपके पास या पूरी फॉर्म होगी, वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो, और जो मॉइस्चर है, जो पानी है हमारा, उसके साथ रिएक्शन करके जो फाइनल बनाएगी वो हमारा बनाएगी आयरन ऑक्साइड प्लस में 4OH- जो हमारा बचा हुआ है। आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं, या आप जो हमारा Fe2+ बना था वो। ओके, अगर हम इसका और इसका फाइनल प्रोसेस देखें तो होगा क्या, अगर इसको इसी फॉर्म को अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, FeOH की थ्राइस। ओके, ये तो हमें मिल गया। ओके, अब रहता है दूसरा। ओके, अब हमारे पास उस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होगा एल्कलाइन एटमॉस्फेयर, तो वो Fe+2 क्या करेगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होके उस रस्ट के साथ कनेक्शन बना के, तो हमारा क्या बना लेगा फाइनली, Fe+2 ऑक्सीजन X वाटर के मोल के साथ उस एल्कलाइन एटमॉस्फेयर में हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना लेगा Fe2O3 X वाटर के मोल, जिसे हम एक्चुअल में रस्ट के नाम से जानते हैं, इस रस्टिंग प्रोसेस को। ओके, तो हमें ओवरऑल मिले क्या, एक तो ये हमें मिला Fe2O3, एक हमें मिला FeOH की होल थ्राइस। जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन,
ठीक है, ओके। ऑप्शन दे रखे हैं आपसे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पावर ऑफ एसी सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है, सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर है जो कि है ए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं हम। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ इसका क्या मतलब है, अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उससे होगा क्या, वो इजीली क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अगर वो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन आयंस की क्या हो जाएगी, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब उससे क्या होगा, उससे हमारा कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो होगा क्या, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो तो बहुत कम डिसोसिएट होगा। ठीक है, ओके, तो वीक डिसोसिएट होगा तो फिर क्या होगा, उससे लोअर कंसंट्रेशन होगी, किसकी, आयंस की, उस सॉल्यूशन में। ओके, अब उससे क्या होगा, अब आयंस की कंसंट्रेशन लो होगी, मूवमेंट कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ज़्यादा कब होगा, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही बात आपकी किस पे डिपेंड करती है, उस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया है। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो आपका कंडक्टेंस घट जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। So our next question is, which is 7. What happens to the conductivity on the dilution? ये जो कंडक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है कि आप अगर डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, आपको इसका आंसर बताना है। मैं स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो कंडक्टिविटी होती है उसका दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, राइट। इसको किससे डिनोट करते हैं, कापा से। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डाइल्यूशन के, क्योंकि हमने देखा था कि हम जो कंडक्टेंस मेजर करते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम में ही मेजर करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे ही डाइल्यूशन करेंगे तो पर यूनिट के अंदर हमारे आयंस की अमाउंट घट जाएगी, अमाउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी उस पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, इसलिए हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाएगा या फिर कंडक्टिविटी घट जाएगी डाइल्यूशन करने पे, विच इज ऑप्शन नंबर बी। So our next question is 8th. The standard electrode potential of the normal hydrogen electrode. Okay. जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। अब ये ऐसा क्यों, हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही क्यों चुना, क्योंकि एक तो इसकी जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड, वो हमने मान ली है 0.00 वोल्ट, पहला प्लस पॉइंट। दूसरा, इसके रेफरेंस में हम किसी का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो, स्टैंडर्ड हम निकाल सकते हैं, दूसरी मेन बात। तीसरा, जो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि 1 मोलर H+ की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ओके, दूसरा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए या फिर 298 केल्विन इस फॉर्म में होना चाहिए। एंड द लास्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ये 3 कंडीशन होनी चाहिए, जो भी आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लोगे उसकी जो वैल्यू है वो 0.00 वोल्ट होनी चाहिए। सेकंड, आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने में हो स्टैंडर्ड, या फिर वो रिडक्शन पोटेंशियल निकालने में हो। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा नंबर सी।
Okay, so our next question is 9. Zinc zinc 2 plus 2 electron is an example of. ओके, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स क्या होता है और रिवर्सिबल का मतलब क्या है। ओके, सबसे पहले रिवर्सिबल को देख लेते हैं। रिवर्सिबल देखो, ये एरो तो हमारा डिफाइन करता है कि कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉरवर्ड की तरफ जा रही है। ओके, अब इसी रिएक्शन को अगर इसके सिंबल को मैं ऐसा कर दूं तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन आपकी इस वाले सिंबल को तो दिखा रही है फॉरवर्ड भी जाएगी, इस रिएक्शन को दिखा देगी ये बैकवर्ड भी जाएगी, तो यहाँ पे इसका यूज होता है रिवर्सिबल। बट अगर आप इस वाली रिएक्शन को अगर देखो तो इस रिएक्शन में कहीं भी ऐसा कोई सिंबल नहीं है, इसमें सिर्फ एरो एक साइड पॉइंट कर रखा है, तो इसका मतलब ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिवर्सिबल का तो यहाँ लेना देना नहीं, तो ये डी ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज होना। ओके, अगर हम रिडक्शन में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का गेन यानी इलेक्ट्रॉन का लेना। ओके, रिडॉक्स क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो उसी रिएक्शन में आपका रिडक्शन भी हो रहा हो। अगर उस रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ दिख रहा है तो समझ जाना कि वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, अदरवाइज वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आप जिंक है वो Zn2+ में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ओके, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, हमें साफ दिख गया कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब हम कैंसिल भी करेंगे ना, रिडक्शन और रिडॉक्स क्यों नहीं है। ओके, अब ध्यान से देखो, जिंक ने ये रिएक्शन, ओके, अब ये जो बी है वो रिडक्शन प्रोसेस है। अब रिडक्शन प्रोसेस तो ऐसी दिखनी चाहिए थी कि Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और वो आपका बनाएगा Zn सॉलिड, ऐसा दिखना चाहिए था। ऐसे तो रिएक्शन में कुछ दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये रिडक्शन भी प्रोसेस भी कट जाएगा। ओके, रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स प्रोसेस वो होता है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स ना दिखें। अगर आपकी कोई भी रिएक्शन लिखी होगी ना, उस रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेंगे। इस रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो समझ जाना ये हाफ सेल बता रहा है। क्या बता रहा है, हाफ सेल बता रहा है। हाफ सेल में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। हमने ऑक्सीडेशन देख के इसलिए बताया क्योंकि इसके राइट साइड इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब Zn ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Zn2+ बना लिया जो कि ऑक्सीडेशन को शो करता है, इसलिए हमने बताया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड लिखे होते तो कुछ ऐसी रिएक्शन होती जो आपको डिफाइन कर देती कि वो रिडक्शन प्रोसेस है। रिडॉक्स इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ना होते और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ होते इसलिए वो रिडॉक्स को फॉलो कर लेती, लाइक दिस कि Zn कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, ZnSO4+ में कॉपर दिखाएगा। अब इस रिएक्शन को मैं साफ कह सकता हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, साफ दिख रहे होगा आप, इसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये फुल रिएक्शन है, फुल सेल है, इसका मतलब रिडॉक्स है। यहाँ पे जो Zn है ये Zn2+ में जाके इस सोल्ट के साथ मिल गया, इस कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तो इसका मतलब Zn का तो यहाँ पे इसके साथ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। और ये जो कॉपर यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर 2+ में था, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो इस पूरी रिएक्शन में आपको इसका ऑक्सीडेशन भी दिख रहा है, रिडक्शन भी दिख रहा है, इसलिए हम इसको रिडॉक्स बोलेंगे। ओके, तो ऐसा जो हमें गिवन था उस रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए हमने इस रिडॉक्स प्रोसेस को भी कैंसिल कर दिया। तो लास्ट हमारा जो ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन बचता है ए, जो कि करेक्ट है हमारा। ओके, सो हमारा 10 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। आपको बताना है कि अगर आप डाइल्यूशन करते हैं तो आपका क्या इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके, यही वही बात आ गई, आपका कंडक्टेंस किस केस में के इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके, डाइल्यूशन करने पे क्या चीज़ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। ओके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन के टाइम पे डिक्रीज होता था, ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, हमने इनको डिटेल में कर लिया है प्रीवियस क्वेश्चंस में। ओके, सेल कांस्टेंट यहाँ होगा नहीं क्योंकि वो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है हमारा किसके, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन के, ठीक है। ओके, चाहे आप उसमें कुछ भी डालिए या फिर कंसंट्रेशन अमाउंट कितनी लीजिए उसके वो इंडिपेंडेंट रहता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ओके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन,
कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। मटेरियल used in solar cell contains option number A silicon, B cesium, SN10, D टाइटेनियम। अब आप ध्यान से देखिए, जो सोलर सेल में यूज होता है वो यूज होता है सिलिकॉन, ना तो उसमें सीजियम यूज होता, ना उसके लिए टीन यूज होता, ना उसके लिए टाइटेनियम यूज होता। अब रीजन देख लेते हैं क्यों। पहली बात, एक तो सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। ओके, सेमीकंडक्टर है तो ये पी टाइप एन टाइप दोनों दिखा सकता है। ओके, पी टाइप एन टाइप, जो कि एक्चुअल में वैलिड प्रोसेस है फॉर सोलर सेल के लिए। ओके, दूसरी बात, इसकी जो अबंडेंस है वो ज़्यादा है, अबंडेंस, ठीक है। ओके, तीसरी, इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, किस चीज़ में, ये सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, इनटू इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और स्टेबल भी है, स्टेबिलिटी। राइट, ओके, तो ये 4 पॉइंट इसके लिए इनफ है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ए सिलिकॉन, राइट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 12। न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बतानी है फैराडे कांस्टेंट की क्या होगी। ये जो फैराडे कांस्टेंट है, ये हम जब फैराडे लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये आता है, जो चार्ज होता है वो इक्वल्स टू होता है 96500 कोलम, होता है। ओके, ये एक्चुअल में आता कहाँ से है, जो फैराडे कांस्टेंट है वो एक्चुअल में इक्वल्स टू होता है E इंटू एन ए। एन ए यहाँ पे एवोगैड्रोज नंबर है, ई इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ओके, मल्टीप्लाई एन ए, एवोगैड्रोज की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, राइट। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम इसको सोल्व करें तो सोल्व करने पे जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, नियर अबाउट 96,500 कोलम। ओके, तो ये यहाँ से ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 96500 कोलम, विच इज करेक्ट ऑप्शन ए। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। द यूनिट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी आर। देखो, जो प्रीवियस क्वेश्चंस था जो हमने सेकंड थर्ड पे करवाया होगा आई थिंक, उसमें हमने देखा था कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हमने देखी थी मीटर में देखी थी, अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर में पूछ रहा है, ठीक है। ओके, इसको भी हम देख लेते हैं। जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं सेंटीमीटर के लिए, कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी, राइट। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आता है 1000। कब यूज करना है, जब मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। या फिर आप लिख सकते हैं पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब एक भी लेते हैं, इसके हम निकालेंगे कैसे। ओके, जो कप्पा है साइमन सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं पर ओम पर सेंटीमीटर, राइट। ओके, डिवाइड में मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स पर लीटर। ओके, अभी से हम लीटर के कन्वर्जन लिख लेते हैं। 1 लीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल, राइट। 1 ml इक्वल्स टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, राइट। ओके, अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, साइमन डिवाइड सेंटीमीटर क्यूब हमारा नीचे आ गया, ओके, भाग मोल पर लीटर, राइट। ओके, अब इसको हम साइमन एज इट इज, सेंटीमीटर एज इट इज, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो लीटर ऊपर मोल नीचे, राइट। साइमन एज इट इज सेंटीमीटर,
इनटू मोल यहाँ पे। ओके, अब लीटर जो होता है, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। ओके, अब मैं यहाँ ml लिखूँ या फिर सेंटीमीटर क्यूब लिखूँ, बात एक ही है। ओके, तो यह मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, साइमन यहाँ पे, सेंटीमीटर यहाँ पे, ओके, इनटू सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे, मोल नीचे, और ये यहाँ पे अलग से हमने लिख लिया 1000। ओके, इसके 1 सेंटीमीटर से यहाँ से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेंगे, और ये मोल डिवाइड में है। ओके, तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल था, हम ऐसे लिख लेंगे पर मोल, आ गया। ओके, और ये साथ में जो 1000 है वो अब मल्टीप्लाई में है, वो आपको मैंने बता दिया है, जो हमने यहाँ पे यूज कर रखा है। ओके, तो हमारी जो बेसिकली यूनिट होगी इस टर्म में, वो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा है। ओके, तो पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, न बी हो सकता, न सी हो सकता, न डी हो सकता, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर हम बोल सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। ओके, सो आवर नेक्स्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे। इसमें वही है, आपका ए और आर दोनों ठीक है, और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों ठीक है, बट आर उसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो हमारा बी हो जाएगा। ए ठीक है, आर ठीक नहीं है, तो सी हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है, तो हमारा डी हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, असर्शन से। असर्शन हमारा बोल रहा है कि जो जिंक है वो डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, इसको हम चेक कर लेते हैं कि जिंक है वो कॉपर सल्फेट को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, इसका मतलब ये बोल रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा। ये तब कर सकता है जब जिंक क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव होना चाहिए, तभी वो कॉपर के सल्फेट के सोल्ट से कॉपर को रिमूव करके खुद वहां पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की थी, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ आ रहा है। ठीक है, ओके, इससे आपको पता चल जाएगा कि भी हाँ एक्चुअल में वो है या नहीं। ओके, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने की थी रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हमें जिंक और कॉपर देखना है। ओके, जिंक यहाँ है सबसे ऊपर, और कॉपर ये रहा यहाँ इसके नीचे, यहाँ पे। ओके, तो जिंक सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब जिंक अपने नीचे वाले सभी को रिप्लेस कर सकता है, और इससे नीचे हमें किसको देखना है, सिर्फ इस कॉपर को देखना है। तो इसका मतलब जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है उसके सोल्ट सॉल्यूशन से, और खुद उसकी जगह आ सकता है। ओके, तो इसका मतलब जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर को रिप्लेस करके क्या बना सकता है, जिंक सल्फेट बना सकता है, और कॉपर को एज ए सॉलिड प्रेसिपिटेट के रूप में अलग कर देगा। तो इसका मतलब ये जो असर्शन लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके, अब रीजन को चेक कर लेते हैं। अब रीजन क्या बोल रहा है आपका, रीजन बोल रहा है कि जो आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू दे रखी है जिंक की, Zn2+ से जिंक, ये क्या दे रखा है आपको, नेगेटिव वैल्यू दे रखी है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था कि जितना आप ऊपर जाएंगे उस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड वैल्यू वो आपकी क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। ओके, ये बात ठीक है। स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू फॉर कॉपर की वो क्या मिलेगी, प्लस की 0.34 मिलेगी। बात बिल्कुल सही है, जिंक का यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इसने इसको रिप्लेस किया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो नेगेटिव होगी, ये बात ठीक है। ओके, कॉपर का यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, तो कॉपर का रिडक्शन हुआ है, तो इसका मतलब कॉपर की यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, तो ये बात बिल्कुल सही है, और ये इसके ए के पार्ट को भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों ठीक हैं, और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड हमारा है, असर्शन पूछा गया है कि कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन से। ओके, इस बात को भी हम चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। हमें सिर्फ कॉपर और हाइड्रोजन को देखना है, तो कॉपर तो हमारा ये रहा। ओके, हाइड्रोजन इससे ऊपर है। उसने पूछा है कि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। अगर हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा और कॉपर कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसके नीचे है। तो ये बात उसकी बिल्कुल सही है। तो ये बात बिल्कुल असर्शन वाली बिल्कुल सही है कि जो वो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे है, तो इसका मतलब कॉपर क्या हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया।
ठीक है, ये बात असर्शन की बिल्कुल ठीक है। ओके, अब आर को चेक कर लेते हैं। आर हमारा ये बोल रहा है कि जो कॉपर 2+ है, कॉपर वो नेगेटिव वैल्यू होगी। अब कॉपर 2+ से कॉपर नेगेटिव वैल्यू कैसे हो सकती है? अब बताओ कि हाइड्रोजन ऊपर है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, कॉपर इसके नीचे है तो ये इसको रिप्लेस करेगा और ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। कॉपर रिड्यूस होगा तो इसका मतलब उसका रिडक्शन होने वाला, रिडक्शन होगा तो उसकी ईएमएफ की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड वैल्यू बेसी बात है पॉजिटिव होनी चाहिए ना, तो पॉजिटिव होगी, पर यहाँ पे तो ये नेगेटिव बोल रहा है, तो यहाँ आर क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ए ठीक है, आर गलत है, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, ए सही है, आर गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा थर्ड पार्ट असर्शन हमें पूछा गया है, ए प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रमोट करती है क्या कोरोजन ऑफ मेटल। ओके, इसको चेक कर लेते हैं। ए ओके, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, अगर हम जनरली बोला जाए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है अगर किसी कंटेनर में है, क्या वो किसी भी मेटल को कोरोजन के लिए हो सकती है, उसको प्रमोट करेगी? तब तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, बट इसने बोला है, ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया, तो इसका मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में है, हमारी एटमॉस्फेयर में है। ओके, अगर वो एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी होगी, मतलब पानी भी होगा, तो वो पानी होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड उस वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगी, कार्बोनिक एसिड बना लेगी, H2CO3 विच इज एसिड। इसे हम एसिड रेन के एग्जांपल से भी जानते हैं। ओके, अब ये एसिड रेन हमारे मेटल को क्या कर सकती है, उसका कोरोजन कर सकती है, उसे डैमेज कर सकती है, तो उसका मतलब ये ए पार्ट बिल्कुल सही बोल रहा है। ओके, अब आर की भी बात कर लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक पॉइजनस गैस है, ऐसा तो कोई स्पेसिफाई नहीं है। हम डेली ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में कितनी अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, वो तो हमें कोई स्पेसिफाई डैमेज नहीं करती है ना। डैमेज करती है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ज़्यादा डिजोबल है हीमोग्लोबिन के साथ, इसलिए। बट कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा हानिकारक नहीं है, पॉइजनस नहीं है, तो इसलिए आर यहाँ पे गलत हो जाएगा, ए हमारा सही है, विच इज वही सिमिलर, सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, असर्शन ए फॉर ए सेल रिएक्शन निकल सॉलिड कॉपर 2+ एक्वस के साथ रिएक्शन करके निकल 2+ बना रहा है और कॉपर सॉलिड एट इक्विलिब्रियम पे ई नॉट सेल इज 0। ये रिएक्शन सबसे पहली बात तो आपको रिडॉक्स दे रखी है, आप तो पहचान ही गए होगे। अब रिडॉक्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ होना चाहिए, तो रिडॉक्स रिएक्शन है। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम पे ए नोट सेल की वैल्यू 0 नहीं होती, याद रखना, एट इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू 0 होती है, ना कि स्टैंडर्ड वाले की 0 होती है। ई सेल की वैल्यू 0 होती है, जिसे हम निकाल सकते हैं गिव्स फ्री माइनस NF ई सेल से। ठीक है, यहाँ से हम चीज़ें निकाल सकते हैं। ओके, तो आपको पता चल गया कि ए नोट सेल की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ई सेल की 0 हो सकती, पर इसने बोल दिया है कि स्टैंडर्ड EMF सेल की 0 होगी, तो ए तो यहाँ हमारा तो साफ साफ है, गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं रीजन आर की। एट इक्विलिब्रियम पे देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ एंड जिंक 2+। साफ साफ दिख रहा है जिंक 2+ के बारे में बोल रहा है, यहाँ कहीं भी इस रिएक्शन में जिंक 2+ का जिक्र भी नहीं है, तो आर भी यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही रहेगा वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। Assertion A reason are true, A is true, R is false, A is false but R is true, ऐसे तो कोई इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा। या तो फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे जो जिंक नहीं होगा, यहाँ पे ये फिर हमारा जिंक 2+ की बजाय यहाँ पे निकल 2+ होगा, राइट। अगर ये निकल 2+ होगा तो फिर इक्विलिब्रियम में इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इनकी कंसंट्रेशन में अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब आर बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अगर आर सही है और ए गलत है तो उसके हिसाब से हम अब चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठेगा। ए हमारा गलत और आर हमारा सही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी फिट बैठ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए गलत है और आर हमारा सही है। ओके।